मर्द औरतों की बातों में आ जाते हैं। तो बहुत बड़ा इल्जाम लग गया ना उन पे, मौलाना पे। नहीं, मौलाना को नहीं कह रही हूँ, मौलाना को बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मौलाना बेचारे दुनियादार नहीं हैं। अब तक कोई ऐसी औरत मुझे नहीं दिख रही है कि वो डॉक्टर अस्मा के बराबर काम करती है। बस मछली पूरे दरिया को ख़राब कौन है वो औरत? मैं नहीं नाम लूँगी, वो खुद भी जानती होगी कि तलाक़ का जब मसला हुआ था हम लोगों ने, और अस्मा बाजी ने तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नाम दिया है कि अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई, और अगर हुई थी, अगर उनको कोई लगा था, कोई कमी लगी थी या कोई कमज़ोरी दिखाई दी थी हमारी या डॉक्टर अस्मा वगैरह की, तो उनको चाहिए था कि वो एक मीटिंग रखते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वाबस्ता कुछ ख़वातीन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इन दोनों एक तनाज़ुर जारी है। इल्ज़ाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप पर ख़वातीन विंग को ख़त्म करने का, तहलील करने का। उनका दावा है कि हमने फ़िलहाल मौक़ूफ़ किया है ताकि उसके कुछ रूल और ज़ाब्ते बनाए जाए। डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा का बार बार कहना है कि उन्होंने सिर्फ हमसे काम लिया और जब काम निकल गया तो मुझे वहाँ से हटा दिया गया है और तमाम ख़वातीन की बेइज्जती और तौहीन की गई है। हमारे साथ कुछ सीनियर ख़वातीन मौजूद हैं यहाँ, ख़ासतौर पर डॉक्टर ममदूहा माजिद साहिबा हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मोस्ट सीनियर ख़वातीन मेंबर में से एक है। इसके अलावा ज़ीनत मेहताब साहिबा है, आप भी बोर्ड की सीनियर मेंबर्स हैं। इसके अलावा अंजुम जाफरी साहिबा है, आप भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मेंबर हैं। जानते हैं कि इन लोगों का इस बारे में क्या कहना है। शुरुआत करते हैं ज़ीनत मेहताब साहिबा से। ज़ीनत मेहताब साहिबा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में जो कुछ चल रहा है, बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल साहब का कहना है कि वुमेन विंग को मजबूत बनाने के लिए उसको मौकूफ़ किया गया है, डिज़ोल्व नहीं किया गया, ताकि और अच्छे अंदाज में ख़वातीन के दरमियान काम कर सकें। जी, मेरा तो इस बात से जो है इख्तिलाफ है, क्योंकि वुमेन विंग्स तो बहुत ही मजबूती से काम कर रहा था। मुझे तो नहीं लगता उसमें कोई कमी थी, और अगर उनको लगता है कि उनको कोई कवानीन को ज़वाबित उनको देने थे तो 7 साल से ये चल रहा है, तो 7 साल से क्यों नहीं उसको मजबूत किया गया? और अभी ऐसी कौन सी कमी दिखाई दी जिसकी वजह से वो उनको ऐसा करना पड़ा, अचानक मौकूफ़ करना पड़ा? तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई, और अगर हुई थी, अगर उनको कोई लगा था, कोई कमी लगी थी या कोई कमज़ोरी दिखाई दी थी हमारी या डॉक्टर अस्मा वगैरह की, तो उनको चाहिए था कि वो एक मीटिंग रखते और उन जो कुछ उनको लग रहा था कमी बेशी, तो वो उस मीटिंग में हमसे बात करते कि भाई आपके यहाँ काम में कमी है या इसमें कुछ नुक्स है, तो हम जो है इसको क्लैरिफिकेशन करते, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। कोई उज़र, कोई सफाई पेश करने का मौका ही नहीं दिया, और अचानक से खबर मिलती है जी कि इसको सस्पेंड कर दिया गया, कभी मौकूफ़ कर दिया गया, कभी तहलील कर दिया गया। अल्फाज पे अल्फाज बदले चले जा रहे हैं, वल्लाहु आलम के उनका क्या इरादा है। बहरहाल, बोर्ड में आप कब से हैं? हम 8 साल हो गए। अच्छा, 8 साल से हैं। तो ऐसा क्या आपका काम था जिसकी वजह से बोर्ड को एतराज़ था आपके काम? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि हमको बुलाना चाहिए था, तमाम जो मीटिंग रखनी चाहिए थी, अगर जिनसे भी आपको कमी लग रही थी और आपको लगता था कि काम सही तरीक़े से नहीं हो रहा, तो बुलाते, मालूम करते, पूछते या हमें बताते कि कहाँ कमी महसूस हो रही है, तो भाई यहाँ पे इस तरह से नहीं, इस तरह किया जाएगा काम, कुछ तो बात होती। अफसोस तो यही है कि अचानक बोर्ड ने जो भी फैसला किया है, गलत फैसला किया है। जी, बिल्कुल गलत फैसला किया है, अचानक फैसला, और ये सफाई का भी मौका नहीं। और कितनी बार डॉक्टर अस्मा ने फ़ोन भी किया और उनसे कहा कि भाई मैं भी हैदराबाद में हूँ, आप भी हैदराबाद में, आप मिल सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, लेकिन कोई टाइम नहीं था इस काम के लिए, इस बात करने के लिए। इतनी अहम बात है ये, इसके सिलसिले में कोई बात करने का टाइम ही नहीं था उनके पास। ये कितनी अजीब बात। हमारे साथ अंजुम जाफरी, अफरोज़ जाफरी साहिबा हैं, अब बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आप भी मेंबर हैं, ख़वातीन विंग से काफ़ी पुराना इनका ताल्लुक़ है। इनसे जानते हैं कि इनका क्या रद्द-ए-अमल, आपका क्या रद्द-ए-अमल इस पूरे मामले पर? देखिए, एक्चुअली हम लोगों को तो ऐसा हुआ कि एक दिन बाजी ने मीटिंग किया और कहा कि आज से ये जो है तहलील हो गया, ख़त्म हो गया। तो हम लोग सबके लिए बहुत शॉकिंग था, इसलिए कि मुस्लिम ये जो वुमेन विंग है ये 2015 से काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है। उस वक्त हम मेंबर नहीं थे, लेकिन एज ए कहिए कारकुन के तौर पे हम लोगों ने जो साइन वगैरह का हुआ था, दस्तखत मुहिम चली थी, उन सब में भी हम लोगों ने काफ़ी एक्टिवली, बहुत सारी औरतों ने काम किया था, लगभग 5 करोड़ के लगभग आए थे ये। तो उस वक्त से वो काम कर रही है। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ, ये काम था ज़मीनी काम होता था, जब से लॉकडाउन हुआ ये काम जो है इंटरनेट पे मतलब ऑनलाइन आ गया, इसलिए कि उस वक्त सभी कोई घर पे बैठे हुए थे और बहुत सारी ख़वातीन जुड़ी इससे।
और अस्मा बाजी ने तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नाम दिया है। एक्चुअली जब शुरू में हमको कहा गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे जिस वक्त हम मेंबर नहीं थे कि कुछ एक लेक्चर देना था, तो हमने कहा था कि हम इसमें नहीं जाएंगे, यहाँ बहुत पॉलिटिक्स होती है। बल्कि जब हमने ज्वाइन भी किया तो मेरे घर वालों ने कहा कि तुम कहाँ ज्वाइन कर रही हो, तो हमने कहा कि नहीं, ये विमेन विंग है। और अस्मा बाजी ने जिस तरह से हम लोगों को तैयार किया, हम लोग एक अपना छोटा सा इदारा था और हम लोग अपने जगह पे काम कर रहे थे। अस्मा बाजी ने क्या किया, अलग अलग जगह, मतलब यूपी में भी किया अस्मा बाजी ने, बिहार में भी किया, कलकत्ता में भी किया, जहाँ जहाँ लोग काम कर रहे थे वहाँ की जो फ़ाल औरतें थी उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग किया बाजी ने। फिर हम लोगों के साथ प्रोग्राम शुरू किया। शुरू में बाजी खुद रहती थी, प्रोग्राम का टॉपिक्स देती थी, सुनती थी, हम लोगों पे रिएक्शन देती थी कि हाँ कैसा है, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। फिर जब हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, बाजी ने देखा कि हाँ ठीक से हो रहा है, फिर बाजी हम लोगों को इंडिपेंडेंट काम करने के लिए दी। लेकिन सुबह शाम बाजी ने काम किया, अस्मा बाजी ने। और इस तरह से अचानक बंद किया गया तो हम सबके लिए बहुत शॉकिंग था, जो लोग इससे जुड़े हुए थे। और ये बिल्कुल जैसे होता है ना कि एक बच्चे का इंसान करता है, कभी बच्चे के लिए इंसान रात की नींद ख़राब करता है, कभी दिन का सुकून ख़राब करता है, कभी आधी रोटी खा के काम के लिए भागता है। उस तरह से सब औरतों ने काम किया था, तो सबों के लिए बहुत बड़ी जो है ना शॉकिंग है। बिल्कुल। हमारे साथ ममदूहा माजिद साहिबा है, बहुत सीनियर रुकन है, और वोमेन विंग को जो मौकूफ़ करने की वजह बताई गई उसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम इन पर ही लगा है कि ये वोमेन विंग के नाम पर सिलाई सेंटर चला रही थी, ख़वातीन विंग का मिसयूज़ किया जा रहा था। आप सबसे बड़ा इल्ज़ाम आप पर ही है कि आप वुमेन विंग को मिसयूज़ कर रही थी, सिलाई कढ़ाई का सेंटर चला रही थी आप। जी जी, इस सिलसिले में मैं जज़ाकल्लाह, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया। इस सिलसिले में मैंने बाकायदा मैसेज दिया इलियास रसूल साहब को, क्योंकि उन्होंने मुझसे ये कहा, उन्होंने जो मुझे मैसेज दिया था उस मैसेज में ये बात थी कि सिलाई सेंटर्स चल रहे हैं। उन्होंने तो टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते बातचीत करते हुए कहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया ही से मैंने जाना, और फिर मैसेज भी आया। मैंने मैसेज उसका दिया कि ये बताइए कि आज 35 साल से मुस्लिम वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और चलता है उस वक्त से, और डॉक्टर फ़ारूक इसके अंडर में हैं, जो उनकी वजह से उन्होंने जो हमें फ्लैट मुफ्त में दिया है उस वजह से चल रहा है। और ये बिल्कुल एक अलग मकाम था, एक अलग चीज़ थी, उसको क्यों यहाँ मुलव्वस किया गया? जबकि मैंने जब ये किया तो उन्होंने उसका जवाब शुरू में नहीं दिया। फिर मैंने मैसेज दिया उनको कि आप जवाब दीजिए, आपने क्यों मेरे काम को आपने क्यों इसमें शामिल किया? उसका भी कोई जवाब नहीं आया। एक बात जो मैं अभी हमारी बहन कह रही हैं, डॉक्टर अस्मा को मैं नहीं जानती थी, सही बात बताऊं, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। 10 साल से जूनियर भी बहुत हैं, बहुत जूनियर है। ये 2010 की बात कर रही हूँ। मुझे पता चला कि कुछ मुस्लिम वुमेन मुस्लिम ये बोर्ड की कुछ मेंबर्स आई हुई हैं, तो मैं खुद जाके, जबकि मैं मेंबर नहीं थी, मैं खुद ऑफिस गई और इन डॉक्टर अस्मा और डॉक्टर तहनीत से मुलाकात की, और मुझे उन लोगों का काम बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो फ़ोटोज़ दिखाए, बताए मुझे कि क्या क्या हम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं खुश हो गई। लेकिन जब मुझे पता चला, 2010 की बात कर रही हूँ हम, मुझे पता चला कि मैं मेंबर हो गई। उस वक्त मैं उड़ीसा में थी, उड़ीसा की हूँ, तो लोग मेरे पर हंसे कि कर क्या रहा है बोर्ड, कुछ भी नहीं कर रहा, बड़ी खुश हो रही है तुम मेंबर होके। डॉक्टर अस्मा को मैंने ये बात कही तो डॉक्टर अस्मा ने कहा कि अच्छा ममदूहा जी आप ये काम कर सकती हैं, वो काम। हमने कहा आप जो देंगे मैं करूँगी। आप यकीन मानो, अब भी आजकल ये अभी 1-2 हफ्ते की बात है, उड़ीसा गई थी, वहाँ वो लोग ये पूछ रहे हैं, जबकि मुझे नहीं पता था, देखिए कि मुस्लिम, अरे तुम्हारी वुमेन्स विंग को हटा दिया गया। मैंने कहा क्यों, कब? अरे लो तुम खुद ही नहीं जानती। ये देखिए, हम लोगों को खबर नहीं, काम करने वालों को तो छोड़िए। अभी जो, और एक मैं यहाँ ऐड ज़रूर करूँगी, अभी जो एक कमिटी बैठाई गई थी, कब बैठाई गई थी अल्लाह जानता है या वो लोग जानते हैं। वो कमिटी में अगर उन्होंने कुछ लोगों को, नए लोगों को, औरतों को जो शामिल किया,
उसमें मैं 2-3 को तो अच्छी तरह से जानती हूँ, जो कम से कम 20-25 साल से वो मेंबर हैं। कोई काम किया उन्होंने? अभी आमला की जो मीटिंग हुई थी लखनऊ में, हाँ जी, तो उसमें आप थे? जी मैं थी। तो और आमला की मीटिंग मुझे में पता ये कमेटी बनाई गई थी? नहीं, हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, बल्कि मेरी तो डायरेक्ट उस मीटिंग में आप भी आमला में भी हैं? हाँ, ये भी आमला में नहीं थी, मगर बुलाई गई थी। ये हम दोनों थे, हम लोग तो, बल्कि हमारी फ्लाइट, डॉक्टर अस्मा तो थी, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, हम गाड़ी से गए थे और उसके बाद वहाँ पता ही नहीं चला। लेकिन एक साहब, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, एक नहीं दो साहब जो थे, मैं बाहर निकली, जो ही उनको देखा मैं खड़ी उनके साथ, मैंने कहा मुझे उस वक्त ये पता चला कि मैं आमिला में थी, मुझे हटा दिया गया और किसी और को लिया गया, कौन नाम नहीं बताया गया, बाद में पता चला। तो मैंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आमिला हूँ नहीं हूँ, आमिला में नहीं, कोई बात नहीं, काम तो हमें करना है। डॉक्टर अस्मा के ज़रिए ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया। तो एक साहब ने वहाँ ये कहा कि आप गलत बोल रही हैं, आपको पता नहीं है, वो ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके उन्होंने कहा, बिनतुल मुस्लिम फलाना डमका, और बिनतुल मुस्लिम में उन्होंने जोड़ दिया है बोर्ड को। मैंने कहा बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, बिनतुल मुस्लिम अलग काम कर रही है, जो कि मैं जानती हूँ और आप नहीं जानते। नहीं, आपको नहीं पता, मुझे कहा। तो मैंने कहा कि ये बताइए कि आपने एक वजह सिर्फ बता दो कि मुझे हटाया क्यों गया, मैं काम नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि वो आमिला ने ये डिसाइड किया। मैंने कहा किसको रखा गया? तो पता चला जिनको रखा गया वो अभी भी आमिला में है। डॉक्टर अतिया सिद्दीक़ा जो हैं वो काफ़ी काम कर रही हैं। तो जमात इस्लामी की सेक्रेटरी, जमात इस्लामी की जनरल सेक्रेटरी हैं, औरतों की विंग की, और बहुत अच्छा काम, वो अपने जमात का बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक बार ज़रूर कहूँगी यहाँ कि तलाक़ का जब मसला हुआ था, हम लोगों ने डॉक्टर अतिया सिद्दीक़ा को हर जगह लिया, मैंने ख़ास करके। हम लोग जहाँ जिस गांव दिल्ली के आसपास हो, देवबंद हो, सहारनपुर हो, हर जगह अतिया सिद्दीक़ा को मैंने लिया, उनके शौहर के साथ मेरी गाड़ी में गए हर जगह। कभी डॉक्टर अतिया ने कभी ये नहीं कहा कि बाजी आप हमारे साथ फ़लाँ जगह चलिए, कभी नहीं हुआ। ना वो गई या गई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहाँ गई मैं उनको लेके गई। अब ये बताइए, उनको आमिला में वहाँ रखा गया और यहाँ वो जनरल सेक्रेटरी हैं, एक औरत को 2 काम कैसे दिया गया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं आज तक इसमें हूँ कि एक जब पहले से काम कर रही है, आपको नया कोई किसी को रखना है तो आपने नए किसी को न रख के, इसमें ये थी, ज़ीनत थी, अफरोज़ थी, और भी बहुत सारी हमारी औरतें नहीं आई आज, अचानक आप आए, इसलिए मुझे इन्हीं दोनों को बुलाना पड़ा। लेकिन और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, आप बताइए कि जो आमिला में काम कर रहा है, ये कर रही थी, उनको क्यों निकाला गया, उनको क्यों दिल बर्दाश्त उनका किया गया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं साफ तौर पर कहती हूँ कि अब वुमेन्स विंग किसी काम का नहीं है। वजह एक है, शख्सियत है, वो औरत है, वो वहाँ उसको डाला गया है। वो जैसे एक कहावत है ना, एक मछली पूरे दरिया को ख़राब कौन है वो औरत? मैं नहीं नाम लूँगी, वो खुद भी जानती होगी। कहाँ की है वो औरत? वो औरत हैदराबाद ही की है, और वो औरत हैदराबाद की है, और वो कितने ज़माने से शरीयत क्या है, शरीयत कमेटी, शरिया कमेटी की वो आज नहीं 15 साल से मेंबर है। क्या किया उसने अब तक? तो नहीं, लेकिन अगर डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा वुमेन विंग में काम कर सकती है तो दूसरी औरतें भी तो काम कर सकती है। क्या डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा ही वुमेन विंग को कंटिन्यू रख सकती है? दूसरे के अंदर ये सलाहियत नहीं है। अभी तक जितने लोगों को मेंबर रखा, औरतों को, जितनी औरतों को उन्होंने मेंबर रखा है, अब तक कोई ऐसी औरत मुझे नहीं दिख रही है कि वो डॉक्टर अस्मा के बराबर काम करती है। बस ये डॉक्टर अस्मा ने अपने हॉस्पिटल को छोड़ा,
अपनी सेहत को छोड़ा, अपने शौहर को छोड़ा, अपने बेटे के इसको जो तालीम है उसमें इतना नहीं जान दिया जितना हम लोग इंटरेस्ट क्या उसने जान ही नहीं दिया। ज़्यादातर हम लोगों के साथ लगी रही, ये यहाँ जाना। अभी देखिए एक केस आया जो मेरठ में जो लड़की ने खुदकुशी की, वो उसी में परेशान है। मैंने कहा आप चुपचाप बैठिए, आप अभी आप उस सिलसिले में नहीं, आप अपने को पहले देखिए कि आप कहाँ खड़ी हैं। तो ममदूहा बाजी मामला तो बड़ा अच्छा चल रहा था। मौलाना रहमानी सेक्रेटरी जनरल थे, वुमेन विंग की ये सरबराह थी। आप लोग हर जगह प्रोटेस्ट, लग रहा था कि ख़वातीन भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है, ख़वातीन को बोलना आता है, बुर्कापोश ख़वातीन को सड़कों पर उतरना आता है, प्रोटेस्ट करना आता है। एक अच्छी इमेज बनाई थी आप लोगों ने मुस्लिम ख़वातीन की, जो दकियानुसी के इल्ज़ाम लग रहा था, और बोर्ड की क़यादत उनकी लीडरशिप के मशवरे से सब काम आप लोग कर रहे थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ है? क्या सेक्रेटरी जनरल के बदलने की वजह से ऐसा हुआ है या कुछ और मामला है? ये जनरल सेक्रेटरी के बदलने की वजह से नहीं है। वजह यह है कि कुछ औरतें इसमें आ गई हैं और दो मर्द मैं नाम नहीं लूँगी, दो मर्द ऐसे हैं। एक मर्द के बारे में तो मैं ज़रूर कह दूँगी कि एक साहबा, अल्लाह उनको मग़फ़िरत बख्शे, हमारी ये थी रेहाना सिद्दीकी साहबा, अल्लाह उनको मग़फ़िरत बख्शे। उनसे बहुत शुरू में कहती थी कि बहुत गलत लोग आदमी में लिया देंगे। अरे मैंने कहा क्या बात है, क्यों है? नहीं, वो धोखेबाज हैं। उनके अल्फाज है, मेरे नहीं। उन्होंने कहा था, अल्लाह उनको मग़फ़िरत बख्शे, उन्होंने कहा था धोखेबाज हैं। पता चला कि वो एक ज़ाती मामला था, वो उसकी वजह से। और मैं जैसे कमाल फारूकी को जानती हूँ, मैं उनको सही आदमी समझती थी। अब नहीं समझती क्योंकि उन्होंने और एक साहब ने और एक साहब, मैं दूसरे साहब का नाम नहीं लूँगी, इल्ज़ाम लगाया आप पर। अरे हाँ, बिल्कुल सही, हमारे पर इल्ज़ाम लगाया वो। और ये साहबा जो अभी हैं, जो हैदराबाद ही की हैं, वो क्या उसका नाम मैं भूल जाती हूँ। तफ़हीम शरीयत की आज से नहीं है, 15 साल से हैं वो मेंबर। क्या काम किया उन्होंने अभी तक? बहुत बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा दिया। बोर्ड के सेक्रेटरी इतने बड़े आलिम दीन हैं, इतने बड़े लीडर हैं, कई इदारों के जिम्मेदार हैं। आप कह रही हैं वो कान के कच्चे हैं, हाँ। औरतों की बात में आ जाते हैं। जी बिल्कुल सही है, कुछ मर्द होते ना ऐसे। अरे भैया, मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब वो लोग जो चाहें करें, लेकिन एक्चुअली मुझे पता है, जो मेरा तजुर्बा है, अक्सर कुछ मर्द, नॉट अक्सर, कुछ मर्द औरतों की बातों में आ जाते हैं। तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग गया ना उन पे, मौलाना पे। नहीं, मौलाना को नहीं कह रही हूँ, मौलाना को बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मौलाना बेचारे दुनियादार नहीं हैं, असल में वो दुनियादार नहीं हैं। वो क्या है, वो अल्लाह और रसूल के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तफ़हीम के कुरान के बारे में ज़्यादा जानते हैं, अहादीस वो ज़्यादा जानते हैं। वो वहाँ यहाँ मतलब अगर उनसे कोई सियासत नहीं जानते, आप ये कह रहे हैं? सियासत नहीं जानते। और ये जितने आए हैं सब तो हो रही है, कह रहे भी सियासत। जी, सियासत वाले उनके कान भर रहे हैं, यही कह रही हूँ मैं, उनके कान भर रहे हैं सियासत वाले। ये बेचारा दीनदार आदमी, इसको सिवाय अल्लाह और रसूल के कुछ बेचारे को आता क्या मतलब? सब तो खानका तो नहीं चलाते हैं, वो खानका भी चलाते हैं, क्यों नहीं चलाते? कहाँ उनकी खानका है? मुझे तो नहीं पता, मुझे सुना है नहीं, उनकी खानका नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन और एक साहब तो खानका है, उनके साथ जो दूसरे हैं, और वो कौन, मालेगांव वाले हजरत? मुझे नाम याद नहीं है। सही बात है, नहीं वो करते हैं तो ना। आप लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वुमेन विंग चल रहा था, ठीक ठाक है, अब इसको और बेहतर बनाने के लिए इसका थोड़ा सा रूल ज़ाब्ता बनाना, ठीक ठाक करना बनाने के लिए जो बात कर रहे हैं आप, बेहतर जो वो लोग असल में जो बेहतर कर रहे हैं, वो अब बदतर होगा इसलिए कि जो औरतें, हम तो अपना देखिए, अभी तक हम अपना काम जारी रखे हैं, डॉक्टर अस्मा जारी रखी हैं, हम जारी रखे हैं, हम ऑनलाइन कर रहे हैं और ऑफलाइन भी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस फैसले की वजह से जो बोर्ड से जुड़ी औरतें वो बोर्ड से अलग हो जाएंगी? अलग नहीं होंगी, लेकिन दिल बर्दाश्ता हो गई हैं, बहुत परेशान हो गए। ज़रा संभल लगाओ बुशरा को, वो बैठी हुई है इंतज़ार। वो कह रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब, मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि बोर्ड सिर्फ एक खातून को एतराज़ है, डॉक्टर अस्मा को, बकिया तमाम बोर्ड की जो खवातीन हैं वो इस फैसले के साथ हैं, सब खुश हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। ये सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा है। अच्छा, जनरल आपने भी सुना होगा इंटरव्यू में उन्होंने जी कहा। जी, उन्होंने कहा, और भैया उन्होंने तो बहुत अच्छा इल्ज़ाम हम पर दिया एयर होस्टेस का,
भाई हम एयर होस्टेस जो वुमेन पावर लिखा रहता ना वो बहुत अच्छा है। मौलाना ने कम से कम वो वहाँ लिखा रहता है, आप वहाँ नहीं, उनके हाथ में यहाँ लिखा रहता है। आप शायद एयर में कभी आपने एयर होस्टेस को नहीं देखा होगा, मौलाना ने गौर से नहीं देखा। हाँ, आपने गौर नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने गौर करके देखा और उस पर वुमेन पावर लिखा हुआ है। तो वो डॉक्टर अस्मा को उन्होंने वुमेन पावर का ये दिया, हम औरतों को, नॉट ओनली हर, मगर हम औरतों को वुमेन पावर दिया गया। वाह, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मिसाल दी कि जिस तरह वहाँ एक एयर होस्टेस, किसी को एयर होस्टेस बना देने को ये समझा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, हम उस तरह नहीं औरतों को इज्जत देना चाहते हैं। ये कोई मिसाल नहीं होता, ये मिसाल हम औरतों के लिए जो दीनदार औरतें हैं। ये जो कह रहे हैं आप कि वो उन्होंने जो है ना बस वो एक मिसाल दे दी है। वुमेन एम्पावरमेंट, जो हम लोग दीनदार औरतें हैं जो दीन के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम लोगों का मुकाबला वो उनसे कर रहे हैं? क्या ये चीज़ उस जगह अगर हम सोचें तो हमको कितनी बेइज्जती लगती है। वहाँ पे जो एक रखा जाता है जिन लड़कियों को, आपको नहीं पता है कि वो किस सोच के साथ रखा जाता है, और हम लोग क्या उसी तरह के उनको दिखते हैं? हम लोग ज़मीन पे क्या काम कर रहे हैं आपको पता है? जब आप जाके लड़कियों से बात कीजिएगा, लड़कियां, मैक्सिमम लड़कियां जो है वो शादी नहीं करना चाहती। हम यंग लड़कियों के साथ काम करते हैं और जब पूछते हैं बेटा क्यों नहीं शादी करोगे, बोली हमको वो ज़िंदगी नहीं गुजारना है जो मेरी अम्मी ने गुजारी है। उस पर यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। इर्तदाद की बात होती है, इर्तदाद में कहा जाता है क्यों है भाई इर्तदाद, तो लड़कियों में दीन नहीं है। ठीक है, दीन नहीं है तो आपने दीन का कुछ किया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मेंबर से कह सकता था कि आप मस्जिदों में औरतों के लिए खोला जाए, जाकर उनको दीन दिया जाए। जो बच्ची दीन सीखना चाहती है उसके लिए कहीं कुछ नहीं है। कोई भी काम ग्राउंड पे नहीं होता है। बस हम लोगों ने शुरू किया, हम लोगों ने जो अभी अवेयरनेस वाला प्रोग्राम, क्या काम शुरू किया आप लोगों ने? हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम, इनसे पूछिए जी, अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है। जो अभी जो प्रोग्राम्स होते हैं, आप जाके कुछ नहीं, आप जाके इंटरनेट पे खुद ही देख लीजिए, लगभग 1000 से ऊपर आपको वहाँ पे प्रोग्राम्स मिलेंगे जो कि ऑनलाइन हुए हैं। कुछ ऑनलाइन नहीं किया गया, जो ऑनलाइन लाइव नहीं किया गया वो नहीं है, मतलब 1000 से ज़्यादा है वो तादाद, जिसमें बच्चियों को ये चीज़ बताया जा रहा है कि इस्लाम तुमको ये एम्पावरमेंट देता है कि तुम्हारे पास जो है वो जो है फाइनेंस का राइट है, तुम्हारे पास एजुकेशन का राइट है, और जो इस्लाम यहाँ तुमको दिखता है वो कल्चरल इस्लाम है, वो हिंदुस्तानी इस्लाम है। कुरानी के इस्लाम अलग है, हिंदुस्तानी इस्लाम अलग है। 2 घर खरीदे गए, किराए में हैं, जो हम वो काम कर रहे हैं, बताइए। जी, हम लोग किराए में बहुत सारी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारा जो आप काम कर रही हैं, तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से इजाज़त ली थी आपने? इजाज़त नहीं ली थी, अभी नहीं। तो यही तो उनको एतराज़ है कि आप लोग अपनी मर्जी से काम करते जा रही, वुमेन विंग के नाम पर, उनसे आप परमिशन नहीं ले रही हैं। उनके पास ख़त आया था डॉक्टर अस्मा के पास, जो जुलाई का ख़त अक्टूबर में मिल रहा है, तो वो बताइए वो किस वक्त कब कहेंगी। हमने कोई गैर इस्लामी चीज़ तो नहीं की थी, हमने कोई, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हमने और आगे बढ़ाया और उसको एडवर्टीज़मेंट किया। हम मुझे जहाँ खड़ा करती थी तो पहले ये कहती थी, या इनको भी कहती थी, जीनत को, कि आप कम से कम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बताइए क्या है, क्या काम कर रहा है, क्या हो रहा है। उसकी इशाअत हुई। आप उड़ीसा जैसे जगह जहाँ में वहाँ रात 11 बजे कौन जागता है बताइए, गांव जैसे जगह, रिमोट एरिया में जागे थे। सिर्फ ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी डॉक्टर अस्मा आ रही हैं, और इसी वजह से 50-60 औरतें बैठी हुई थी उनके इंतजार में, हम लोगों को देर हुई पहुँचते हुए। वो किस लिए हुआ? बोर्ड की वजह से हुआ ना, डॉक्टर अस्मा की वजह से नहीं। बोर्ड की वजह से क्या कर रहा है, डॉक्टर अस्मा वहाँ क्यों पहुँची, ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमने कभी बोर्ड का कोई बदनामी नहीं किया, बल्कि उन्होंने ही अपना बदनामी कर दिया। बोर्ड के लिए आपने अच्छा काम किया, बोर्ड के जो कॉज है, मिशन, उसको आगे बढ़ाने का काम किया, बढ़ाने का हमने किया। अब जो हुआ वो उन्होंने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। हमने कभी ये नहीं कहा कि बोर्ड ख़राब है या बोर्ड, हमने हर बोर्ड के सताइश की, यानी नहीं सॉरी वो उसको क्या कहते हैं उर्दू में, तारीफ़ की, लेकिन भी उर्दू में बोलते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था। तो एनीवे, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमने कोई चीज़ गैर इस्लामी नहीं किया और बोर्ड के ख़िलाफ़ कभी, बल्कि बोर्ड का नाम उजागर किया। एक दूसरी जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि हमने क्यों नहीं उनको बताया कि हर काम हम करने के बाद बताते ज़रूर थे। ये बुशरा भी कुछ कहना चाहती हैं। बुशरा ऑनलाइन है क्या, कुछ कह रहे हैं क्या वहाँ से? ये भी बोर्ड की मेंबर हैं। कब से? ये संबल की हैं बुशरा रहमान। ये कब से हो तुम बता दो ज़रा।
हेलो बुशरा, बोलो जोर से। हेलो। मैं जुड़ी भी तो बोर्ड से 2011 से हूँ, लेकिन रुकन इसी साल बनी है। अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत है बोर्ड के फैसले पर? बोर्ड ने एक अच्छा फैसला किया है कि कमेटी को और मजबूत बनाई जाएगी, उसके फैसले, उसके लिए ज़ाब्ते बनाए जाएंगे ताकि और अच्छे अंदाज में ख़वातीन काम कर सकें। संभल में है, बोलिए, जल्दी बोलिए। जी जी भाई, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात ये है कि 2000 पर आपकी आवाज़ कट रही है। अच्छा, ऐसा करते ना, वो एक वीडियो बना करके भेज देंगे उसको, उनकी जो बात है उनको इसमें हम शामिल कर लेंगे। जी हाँ, हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो मतलब ये आप कुछ ख़वातीन हैं, मतलब जो आप डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा के साथ हैं, जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए। अभी आपने जो उनको छोड़ दिया, अभी जो आपने एक सवाल किया, एक मिनट, अभी जो आपने सवाल किया है कि बोर्ड को जो पूछ किया आपने काम किया, जो भी आपने अपने जो ज़मीनी तौर से आपने काम किया, बच्चियों को एक लिंक खोला, चलाया, उन सबको जमा करा, सोशल मीडिया पे आए हम लोग, तो क्या बोर्ड से पूछा? तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि जनरल सेक्रेटरी वली रहमानी साहब मरहूम, तो उन्होंने जो है बाकायदा गाइडेंस दी थी डॉक्टर अस्मा ज़हरा को, बाकायदा ट्रेन किया था और सब कुछ उन्होंने बताया था कि इस काम को कैसे लेके चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की गाइडलाइन से हम लोग चल रहे थे। डॉक्टर अस्मा ख़ास तौर से उनको गाइड किया गया था और वो चल रही थी उसी वे में जो उनको बताया गया था, सिखाया गया था। और बात ये कि ज़मीनी जो तौर पे हम सभी लोग काम कर रहे थे, तो गली गली कुचा कुचा हम लोग जाते। यकीन मानिएगा कि मेरे नियरेस्ट पड़ोस में भी मेरे रहते थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत ही पुराने मेंबर हैं, बट उन्होंने कभी जो उन्होंने नाम लिया हो कि कोई बोर्ड है, कहीं कोई बोर्ड है या मैं मेंबर हूँ। सेकंड, एक और साहिबा, मैं नाम नहीं किसी का ले रही हूँ, उनसे भी हमारी मुलाकातें बहुत थी, लेकिन हम नहीं देखते कभी उन्होंने बोर्ड के नाम से किसी का कभी हमने नहीं सुना। और जब मैं इस बोर्ड में आई और मैंने काम शुरू किया तो उन्होंने मुझसे कहा, ये काम का क्या तरीका है तुम्हारा, तुमने पैम्फलेट कहाँ से छपवाए, तुमने बैनर्स कहाँ से बनवाए, पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा मेरे अपने पास से लिए पैसे। तो बोले कोई ऐसा तरीका होता है, पहले आप एप्लीकेशन दो, आप बोर्ड से पैसा लो, उसके बाद काम करो। मैंने कहा ये तो कोई काम का तरीका नहीं होता। मतलब मुझे ही सोचा कि भाई ये तो दीन का काम है, ये तो अल्लाह का काम है, हमें इसको फैलाना चाहिए, इस्लाह माशा का काम है, ये तो हमें करना चाहिए। यकीन मानिए हम गली गली कुचे कुचे हम लोग गए। यहाँ से देखिए पुरानी दिल्ली से लेके पूरा नई दिल्ली और नोएडा और अपने आपके जो है मुस्तफ़ाबाद, लोहनी और कुशारपाड़, खजूरी, इन तमाम इलाकों, यानी कि मयूर विहार, मेरठ, देवबंद, मतलब तमाम छोटे छोटे इलाकों से लेके बड़े इलाकों में सब तरफ अपने तौर से हम लोगों ने काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये साहबा के बारे में जो बात कर रही हैं, मैं उसमें एक इजाफा ज़रूर करूँगी। यहाँ 2010 में जो ये साहिबा है कौन, नाम नहीं लेना चाहते हम लोग, 20 साल से वो मेंबर हैं, जानते होंगे सब लोग उनको। वो साहबा को मैं नहीं जानती थी। ये कब की बात है, जब हम लोगों ने निज़ामुद्दीन में वो किया था, बहुत बड़ा जलसा किया था 2010 में ना, 2010 में किया था ना, है 2011 में किया था। वो एक वो ये हमारे फारूकी साहब, क्या कमाल फारूकी के स्कूल में, न्यू होराइजन स्कूल में, वहाँ बहुत बड़ा जलसा किया गया जिसमें मौलाना मरहूम थे और ख़ुद कमाल फारूकी साहब थे और ये सब शाही इमाम आए थे, मुफ्ती मुकर्रम साहब आए थे, सब आए थे उसमें। अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा जलसा हुआ था। उसमें एक साहबा मेरे पास आके मुझसे ये पूछती हैं, सुनिए, अच्छा वो ये था कि डॉक्टर अस्मा ने गलती से ये कर दिया कि हम सब लोग 15 लोग ममदुहा माजिद के यहाँ रहते हैं। बस वो साहबा मेरे पास आई, मैं उनको उस वक्त नहीं जानती थी, अभी जो इशारा कर रही है मैं जान गई हूँ उनको। तो उन्होंने पूछा आपके पास सब रहते हैं, आपका कितना ख़र्चा हुआ? मैंने कहा क्या ख़र्चा, किस चीज़ का ख़र्चा? नहीं रहते हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैंने तो हिसाब नहीं किया। अब ये खर्चे की बात हो रही है, जबकि हम लोगों ने, और वो मेंबर हैं, अभी भी हैं वो मेंबर, अभी भी हैं। आप बताइए क्या हम लोग पैसा, ये डॉक्टर अस्मा ने एक बार, मुझे याद है लखनऊ की शायद मीटिंग थी, क्या थी उसमें, मेरा तो मैं बाय एयर जाना आना अपने पैसे से करती हूँ हर जगह, जहाँ भी जाती हूँ, कहीं भी नहीं, बोर्ड की बात नहीं, नहीं बोर्ड की बात नहीं थी, वो अपने खर्चे से हर जगह जाती। तो उन्होंने
मुझे कुछ पैसे मेरे जाने का आने का दिया। तो मैंने कहा ये क्या ना, बोर्ड ने दिया है आपको भी, मुझे दिया है, मैं आधा आपको देती हूँ, आधा मैं रखती हूँ, बात खत्म। बोर्ड ने सिर्फ उनको दिया था जो उन्होंने मेरे साथ शेयर कर दिया। ये देखिए वो औरत जिस वजह से आज आप उनका सपोर्ट कर रही हैं। क्या है नहीं, मैं देखिए मैं सपोर्ट नहीं करी, मैं काम वालों की सपोर्ट कर, काम वालों का सपोर्ट। बहुत मुझे काम वाले चाहिए। और मैंने ये एक साहबा जो अभी हमारी कमेटी में आ गई हैं, पहले भी थी, जलीसा मैडम ने से भी मैंने यही कहा था कि देखिए मुझे काम से मतलब है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, जो काम करेगा मैं उसके साथ हूँ। अब वो लोग मुझे निकाले रखें, मुझे उससे कोई, क्योंकि मैं 30 साल से काम ही कर रही हूँ और मैं काम करती रहूँगी जब तक जिंदा हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल बताइए, आप तो बोर्ड में काफ़ी ज़माने से, मेरे ख्याल में कासिम मुजाहिदुल इस्लाम कासिम रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में थे आप? कासिम नहीं। अच्छा, उनके बाद आप आए हैं? मैं आई हूँ वली रहमानी साहब के ज़माने में जी। तो डॉक्टर अस्मा ज़ोहर आपसे पहले थी बोर्ड में, आपके बाद आई हैं वो? नहीं, वो मेरे ख्याल में मुझसे पहले थी। अच्छा, आपसे पहले से थी। उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी पहले जमात इस्लामी की किसी कमेटी में थी, वहीं से उनको इधर लाया गया। मुझे पता नहीं, मुझे ये नहीं पता, मैं नहीं जानती ये खबर। तो उन्होंने तस्करा किया नहीं, कभी नहीं जिक्र किया, नहीं किया। और देखिए जो भी है औरतों का मसला। अब मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, आजकल मर्द भी बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाने लगे, औरत बहुत बेचारी ज़्यादा पीछे हो गई मर्द के अफवाह फैलाने, अफवाहों के चक्कर। कहावत बदल गई है, कहावत बदल गई है। एक कहावत एक मछली सारे समंदर को ख़राब करते तो एक मछली है, और इंग्लिश में एक कहावत है ब्लैक शीप। तो ब्लैक शीप, एक शीप जो है वो मर्द है, ख़त्म बात। दो मर्दों से क्या शिकायत है? मुझे मर्दों से कोई शिकायत नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बोर्ड के कुछ मेंबरान से शिकायत है मुझे, और वो मेंबरान। तब इस पूरे तनाज़ो का हल क्या है, क्या आप चाहते हैं वो बताइए मुझे। ये हल सिवाय अल्लाह के कोई नहीं कर सकता, अल्लाह ही करेगा, लेकिन कोशिश हम करेंगे, बंदा जो करेगा ज़रूर करेगा। और यही हल है कि हम अपना काम जारी रखेंगे। अब बोर्ड जो फैसला लेगा, ले चुका है, उसको तो डॉक्टर अस्मा चुप रही हैं, वो डॉक्टर अस्मा वहाँ से कांटा निकलेंगे। अब देखेंगे क्या क्या। मैंने तो साफ तौर पर डॉक्टर अस्मा को कह दिया कि आपने जो किया बहुत सही किया, अब आप चुपचाप बैठो और देखते रहो। तो काम रिजाइन दे दिया है, वही तो कह रही हूँ। अब आप अपना काम जारी रखो, जो उनका काम पहले से था। उनकी तरफ से पहले खत आया था उनके सिग्नेचर के साथ कि मुझसे गलती हुई, मीडिया में बात नहीं जानी चाहिए थी। सुनिए, वो जब आई थी मेरे घर थी, और जब वहाँ से आई तो रोते आँखों में एक तरह से अपने को दबा रही थी आंसू। और जब मैंने उनके हालत देखी, जो लाल पीली, मतलब अजीब सी हालत थी, शक्ल उनकी बिगड़ी हुई थी, मैं समझ गई। मैंने कहा आपने बहुत बड़ी गलती की। मैंने ही कहा आपने बहुत बड़ी गलती की, आपने क्यों, मुझसे लिखवाया गया, ये लफ्ज़ था उनका, मुझसे लिखवाया गया जी। तो अब ये मैंने कहा तो नहीं की होगी, सुलह हुदैबिया क्या, ये साहबा कह रही थी, कौन डॉक्टर अस्मा कह रही थी सुलह हुदैबिया करके। मैंने कहा सुलह हुदैबिया फिर उन्होंने के लिख दिया, इसलिए कि इनके पास उसी दिन आप यकीन मानो, वल्लाह मैं बावजूद हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, 12 हमारे यहाँ 12, 13, 15 कितनी औरतें थी जो हमारे ऑनलाइन आ गई थी, सारे लगभग 15 ऑनलाइन आ गई थी, क्योंकि शोर हो गया ना, तो सब फौरन जूम पे हो गया। जूम पे मैंने करवाया, मैं सबको बुलवाया, तो सब आ गई, क्योंकि सबको खबर थी, ये नहीं कि नहीं थी। तो आप लीड कर रही हैं पूरे तमाम बागी मेंबरान को? मैं, अरे भैया मुझे कौन बीच में बता रहे, मैं लीड नहीं करी थी, ऑनलाइन करवा दिया, और सबकी राय ली, सबकी राय मैंने ली कि डॉक्टर अस्मा ने किया जो, क्या ख्याल है। अरे बाजी आपने गलत किया, आपको नहीं चाहिए था, वो लिखवाया जो गया है वो आपको नहीं करना चाहिए था, आपको रिज़ाइन करना, आप रिज़ाइन कीजिए, हर एक कह रहा था आप रिज़ाइन कीजिए। तब उन्होंने किया, और फिर उसके बाद उनके शौहर ने भी फ़ोन किया, तो डॉक्टर अस्मा के, मुझे नहीं पता उनके साथ क्या उनकी बात हुई, सही बात बताऊं, लेकिन उसके बाद वो अपना उन्होंने सारी औरतों का और सबका रिज़ाइन लिखा उन्होंने, और लिखा के सीधे निकल गई एयरपोर्ट, क्योंकि उनका फ़्लाइट ये हो रही थी।
बिल्कुल, आप कुछ कह रहे थे जी, हम आपके इसके प्लेटफॉर्म के थ्रू बोर्ड वालों से ये कहना चाहेंगे कि कम से कम जितनी हम लोग औरतें हैं, मेंबर्स हैं, कम से कम हम लोग को बुला के एक मीटिंग होनी चाहिए। अस्मा बाजी ने क्या किया क्या नहीं किया हम लोग ज़ाहिरन देखते हैं। अगर आपको उनसे कोई भी शिकायत थी, होती है शिकायत, जब आप काम कीजिए साथ में शिकायत होती है, अब आप लोग भी काम करते हैं तो होती है आपस में, तो कम से कम बुला के बैठ के बात होनी चाहिए थी कि आपने यहाँ पे ये गलत किया। दूसरा सवाल आपने पूछा कि आपने ये बातें बोर्ड से पूछी थी कि नहीं। जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो आप हर चीज़ बोर्ड से पूछ के नहीं कर सकते। अब अभी आप कर रहे हैं, आप अपने इससे हर चीज़ तो नहीं पूछिएगा, मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ करूँ, ये करूँ, तो नहीं कीजिएगा। उसी तरह से इन्होंने भी, हम लोग भी हर चीज़ पूछ के नहीं कर सकते। हाँ, एक गाइडलाइन दी जाएगी कि आप ये कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। हाँ, तो जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से बाजी ने किया। अगर आपको शिकायत है, नहीं किया, मान लीजिएगा आपको शिकायत, तो ये चीज़ें बैठ के होनी चाहिए, या फिर पहले डिसॉल्व कर दिया गया, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएं। आपको पता ही होगा कि जब आपको अगर खुदा न खास्ता आज आपका कहा जाए कि आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दीजिए, फिर आपको दोबारा अप करने में कितना टाइम लगेगा। आपको पता है वो चीज़ वक्त के साथ जो है ना वो फलती फूलती है। आपने अचानक बंद करवा दिया, तो ये हमारा सवाल है बोर्ड से कि आपने क्यों बंद करवाया और क्यों सवाल नहीं पूछा। बिल्कुल, तो इस वक्त ये ख़वातीन हैं ममदूह हमाजी साहिबा, अफरोज़ जाफरी और ज़ीनत मेहताब साहिबा, और भी कई सारी ख़वातीन हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हालिया फ़ैसले के ख़िलाफ़ है। ये सब डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा साहिबा के साथ है, और इन लोगों की एक मांग है, जैसा कि अभी ममदूह हमाजी साहिबा ने कहा, या उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को चाहिए, अब भी मौका है कि एक मीटिंग बुलाए जिसमें तमाम ख़वातीन को बुलाया जाए, कि रेफरेंडम कराया जाए, उनके सामने बात रखी जाए कि उन्होंने जो फ़ैसला लिया है क्यों लिया है, क्या नहीं लिया है, और डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा के ताल्लुक़ से उनके क्या शिकायत थी, किस वजह से उन्होंने एक्शन लिया नहीं लिया, बातें सामने आनी चाहिए ताकि एतमाद बरकरार रहे, भरोसा बरकरार रहे। और इन सब का कहना है कि हमने जो कुछ काम किया है अपना पैसा लगा करके, अपनी एनर्जी लगा करके, तो दीन का काम समझ करके, सवाब समझ करके, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए, अपने किसी कॉज या मफाद के लिए नहीं। और ऐसे मौके पर अगर ऐसा काम के दौरान अगर हमारे हौसलों को तोड़ दिया जाएगा, हमारे लीडर के साथ अगर ऐसा कुछ किया जाएगा, तो हमारे भी हौसले टूट जाएंगे और फिर हम किस तरह काम कर सकते हैं। उम्मीद है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक ये आवाज़ इन लोगों की पहुंचेगी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो लीडरशिप है संजीदगी से इन तमाम मामलों पर तवज्जो देगी। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।